अगस्त का महीना क्रांति का महीना कहलाता है। अगस्त क्रांति की वो बहुत बात होती है और लोग कहते हैं कि अगर 1942 में भी कोई क्रांति हुई थी तो वो अगस्त महीने में ही हुई थी। अगस्त महीने में ही हमें आजादी मिली। आने वाला जो समय है वो क्या इस आजादी को बरकरार रख पाएंगे, क्योंकि बहुत सारे परिवर्तन देखने को मिल रहे हैं। इस जंतर मंतर इस चीज का गवाह है कि कैसे इस जंतर मंतर पर खड़े होकर बुजुर्ग तड़प रहे थे, कैसे इस जंतर मंतर पर खड़े होकर युवा तड़प रहे थे और कैसे इस जंतर मंतर से आवाज उठ निकली और फिर वो आवाज सत्ता ने सुनी। वो युवाओं की आवाज थी, लेकिन बुजुर्ग भी उस जंतर मंतर पर वही आह्वान कर रहे हैं लगातार। अभी 5 तारीख को भी आपने देखा प्रोटेस्ट हुआ और पिछले 10-12 सालों से लगातार प्रोटेस्ट कर रही हैं। आज मध्य प्रदेश से कुछ ऐसे लोग आए हैं जो एक ऐसे संगठन से जुड़े हुए हैं जो कहते हैं आजादी के टाइम से काम कर रहा है और कई बार परिवर्तन हुआ, लेकिन ये समाज के विकास के लिए, सुधार के लिए काम करते ही रहे। मैं बात कर रहा हूँ सेवा दल की और उसी से जुड़े हुए लोग आज हमारे साथ हैं, मध्य प्रदेश से आए हुए हैं। मैं इन्हीं से बात करूंगा और बाद में फिर हम घूम के जो हमारा मुद्दा है हम इनसे बात करेंगे ईपीएस 95 पेंशनर्स के बारे में। लेकिन अभी हम इनसे बात करते हैं कि आखिर इनका दिल्ली में आगमन क्यों हुआ, कैसे हुए और इनकी क्या सोच है, ये कहाँ से आए हैं। सर क्या नाम है आपका, कौन सा संगठन है और कहाँ से आए हैं? गजेंद्र यादव मेरा नाम है। मैं नीमच नीमच का एमपी के नीमच का जिलाध्यक्ष हूँ कांग्रेस सेवा दल का। और हम इसीलिए यहाँ जनता मंत्र में आए कि छात्रों के साथ ही बहुत बदसलूकी हुई थी और अगस्त का महीना ऐसा है कि इसमें बहुत से कार्यक्रम ऐसे हुए तो और 9 अगस्त को भारत छोड़ो अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन भी लागू हुआ था। 8 अगस्त को गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया था। तो सेवा दल तो बहुत पुराना 1923 से मतलब चला हुआ आ रहा है और हमेशा यही ध्यान रखता अभी इस महीने में जब से सरकार बनी है 2014 से लेके अभी तक मतलब ऐसा कोई काम हुआ नहीं है कि जो छात्रों के पक्ष में, किसानों के पक्ष में, बुजुर्गों के पक्ष में, पेंशनरों के पक्ष में हो। ऐसा सरकार ने अभी तक कोई काम नहीं किया और अभी छात्रों पर बहुत अत्याचार हुए हैं। पेपर भी मांगने में छात्रों ने अपनी मांग रखी तो बहुत अत्याचार हुए हैं। ऐसा अत्याचार अभी तक जब से देश आजाद हुआ ऐसा कभी भी नहीं हुआ जो अभी बीजेपी सरकार में हो रहा है। तो हम इसीलिए आएंगे वहाँ जाके माहौल देखें और थोड़ा सा हमारा विचार भी रखें, जिससे हो सकता है कि सरकार कुछ अपना मन पिघले और सरकार कुछ अच्छा काम करे। लेकिन सरकार का मन पिघलने वाला नहीं है। आज अभी बाहर आज से आ रहे अंदर तो सुनने में आया कि मणिपुर से जो आए लोगों को रामनगर में घोषित कर दिया गया है। तो इसलिए हमसे ये कहा जा रहा है कि मैं रामनगर जंतर मंत्र के यहाँ यही रहेंगे। ये सोच के हम आए थे, लेकिन सरकार को बदलने के लिए मतलब ये सरकार को कुर्सी छोड़ने के लिए, सत्ता छोड़ने के लिए बिल्कुल सरकार एग्री नहीं है। इसलिए चाहे जितने अत्याचार कर लो, किसी को बंद कर लो, किसी का मर्डर कर लो, ये सरकार का काम है। और ईवीएम मशीन को बार बार उसको लॉन्च करके और ईवीएम मशीन से अपनी सरकार को बनने नहीं दे रही है। और अगर कुछ बोलता है सत्ता के विरोध में तो उसको उठा के उसको अंदर कर देते हैं, उसको अपनी अपनी बात खिलवाना चाहते हैं। लेकिन अब इस बार जनता समझ चुकी है और जनता ऐसा बिल्कुल अब नहीं करेगी, क्योंकि जनता इनकी बातों में आने वाली नहीं। जनता और छात्रों के साथ जनता है और हम भी मतलब छात्रों के साथ हैं और अच्छा चार जो भी करेगा उसके विरोध में हम खड़े रहेंगे। यही हमारा उद्देश्य है। आप बात कर रहे हैं कि जो मणिपुर का प्रोटेस्ट था जंतर मंतर पे उसको शिफ्ट कर दिया है रामलीला मैदान में, ये खबर आपको कहाँ से मिली? ये अभी हम आ रहे थे, गेट में प्रवेश कर रहे हैं तो हाँ 3 स्टार थे। हाँ उन्होंने बताया कि अगर आप मणिपुर से आए हो हाँ। तो वो रामलीला मैदान में चले गए हैं, वहाँ शिफ्ट कर दिया उनको, आप वहाँ जाइए। अच्छा। तो हमने कहा मणिपुर से नहीं आए, यहीं पे आए और सेवा दल के लोग हैं। हाँ और हम ये जनता अगस्त क्रांति के लिए। हाँ, तो हम यहाँ आए अगस्त क्रांति के लिए और यहीं रहेंगे। देखिए ये जो बात कह रहे हैं, ये बात कह रहे हैं कि सरकार पर बहुत कड़े हमले कर रहे हैं और साफ साफ कह रहे हैं कि जिस तरह से सरकार चल रही है ऐसी पिछले समय में नहीं चली थी। सरकारों में कमियां रही हैं ये मानते हैं, लेकिन जिस तरह की तानाशाही का रवैया अब दिखाया जा रहा है वो नहीं है। ये तानाशाही की बात से मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ। ईपीएस 95 के पेंशनर्स आपके साथ भी खड़े हो, थोड़ा सा पास में आ जाइए। मैं आपके पास आता हूँ, फिर मैं आपके पास आता हूँ। क्या नाम है आपका? यस कुरेशी। कुरैशी साहब, आप तो पेंशनर हैं, कितनी पेंशन मिलती है आपको? बहुत नहीं के बराबर कहते हो इसको मत। फिर भी बता दीजिए। नहीं, इधर इधर की तरफ आ अब जाइए। क्या है कि इस उम्र के अंदर आके हाँ। दवा के गुजारा भी बहुत मुश्किल फिर हो भी जाता कितना मिलता है? 500, 700, 1000, 2000, 5000 कितना है। मिलता हाँ है? मतलब 3000 3000 मिलता है। 3000 के अंदर क्या गुजारा चल नहीं चलता सकता है किसी आदमी? अच्छा, कितने कितने से रिटायर हुए थे आप, कितना अमाउंट से? हम तो 70,000 के करीब। 70,000। जो आदमी 70,000 पे अपना जीवन चला रहा था,
सडनली वो 3,000 पे आ जाए, तो ये तो एक तरह का मजाक सा ही लगता है। अगर आपने कोई इंतजाम नहीं किया होगा 12 पुराना। साल से हमारे अशोक कमांडर साहब इस उसमें प्रयास कर रहे हैं, हाँ अजय उत्सव प्रयास कर रहे हैं। हाँ हमें आश्वासन ही आश्वासन मिल रहा है माननीय प्रधानमंत्री जी से और हाँ, लेकिन अभी तक इस पर कोई काम नहीं हुआ। अच्छा ये बताइए कि एक आदमी 70,000 से रिटायर हुआ और उसको 3,000 पे ला दिया पेंशन में, और उसने अपनी 30-40 साल जो नौकरी की उसमें पूरा पैसा कटवाया। ऐसा नहीं सरकार उसे खैरात दे रही है। 3,000 तो बिगर कुछ कंट्रीब्यूशन दिए हुए दिल्ली में 2,500 मिल जाती है पेंशन। तो इनके साथ अन्याय हो रहा है, नहीं हो रहा है? पेंशनरों के साथ तो बहुत ज्यादा अन्याय हो रहा है, क्योंकि उनका पैसा कटता है, वो जमा होता है, उसकी ब्याज पूंजी इतनी होती है जितनी पेंशन दे रहे हैं। हाँ। पेंशन इतनी कम दे रहे हैं कि उनसे गुजारा इनका वास्तव में नहीं चल पाता है। अगर बच्चे काम करने वाले नहीं हो, कोई धंधा नहीं हो, तो ये भूखे मरे इस कतार पे आ जाते हैं। कई ऐसे पेंशनर हैं जो आज को देखो, अपन के पहले तक नौकरी थी, अब ठाट से दे देते हैं, अब पेंशन मिल नहीं रही है, तो वो क्या करें। कुछ के बड़े परिवार होते हैं, बच्चों को पढ़ा नहीं पाते, उनको तकलीफ इतनी आनी है कि वो रोडों पे घूम रहे हैं, तरकारी उठाना पसंद कर रहे हैं, बहुत से लोग कचरा बीन रहे हैं। ये पेंशनरों की हालत सरकार ने ऐसे कर दी। लेकिन जब ये पेंशन की स्कीम तो कांग्रेस सरकार लाई थी 1995 में, और बीजेपी कांग्रेस तो सब एक ही जैसा ही तो लग रहा है। मतलब क्या बदलाव हुआ? वहां भी वैसे ही दुखी थे ये लोग तो बेचारे, और आज बीजेपी के साथ। मैं कहता हूँ बेशक आप कांग्रेस पार्टी से नहीं है, लेकिन कांग्रेस सेवा दल से तो है। तो क्यों ना आप अपनी पार्टी पर दबाव बनाते, क्योंकि राहुल गांधी को कहते हैं कि इस मुद्दे को उठाएं। वो सारे मुद्दे उठाते हैं, युवाओं के मुद्दे उठा रहे हैं, कूच कार्यक्रम किया उन्होंने। पेंशनर का मुद्दा, जो 80 लाख के करीब पेंशनर्स हैं ईपीएस 95 के, 80 लाख पेंशनर्स वो हो गए, और 7 करोड़ कंट्रीब्यूटर है। तो राहुल गांधी के दिमाग में ये आइडिया क्यों नहीं डाला जा रहा है कि भाई ये बहुत बड़ा मुद्दा है पेंशन? उन्होंने पहले पेंशन की आवाज उठाई थी, लेकिन उस बात पुरानी पेंशन की मैंने ज्यादा सुना है, ईपीएस 95 के लिए तो कोई बड़ा उन्होंने प्रोग्राम नहीं किया। पुरानी पेंशन जब पहुंचे की जब पेंशन की बात आई, तो यही मुद्दा भी रखने की बहुत कोशिश की उन्होंने, हाँ। लेकिन उस बात को दबा दिया गया। और कांग्रेस हमेशा पेंशनरों के साथ रहती है और पेंशनरों का काम अब करती है। कोई ऐसा, मैं इस बात को नहीं मानूंगा, अब कोई ऐसा आदमी नहीं है जो राहुल गांधी की आवाज को दबा पाए। अब तो वो मुखर होके बोल रहे हैं। अभी अब मुकर होकर बोल रहे हैं। हाँ। अब जब शुरुआत में जब 2000 ये समझ 15-16 के आसपास बात हुई थी, उस समय उनकी बात को दबा दिया गया था। उनसे बोल दिया गया था कि तो पप्पू पप्पू इस तरीके से उसकी आवाज को दबा दिया गया था। उनके ऊपर उनको ये बोलने के लिए, उनको मतलब झूठा साबित करने के लिए हजारों करोड़ रुपए बीजेपी ने खर्च किए, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाई। आज राहुल जी की आवाज तो बुलंद है और बुलंद से आवाज उठा रहे हैं, और तो इस बुलंदी में, क्योंकि आप कांग्रेस सेवा दल से हैं, अध्यक्ष भी हैं एक जिले के, तो क्या आप अपने स्तर पे, अगर, क्योंकि आप दिल्ली आए हैं, डेफिनेटली आपके लिंक होंगे। मैं बीजेपी वालों से भी यही कहता हूँ, मैं कांग्रेस वालों से भी यही कहता हूँ, भैया अपने नेता को बोलो और उनको कहो कि इसको भी कोई ऐसा सम्मेलन करें, कोई प्रोग्राम करें। बिल्कुल कहेंगे, इस बात को रखेंगे। हाँ। और राहुल जी हमारे बिल्कुल आगे आएंगे, बराबर आगे आएंगे, और पेंशनरों के साथ खड़े रह के और उस आवाज को बुलंदता से उठाएंगे। और हम भी बोलेंगे उनसे कहा, इस बात को उठाइए और उठाएंगे। देखिए ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ कि पेंशनर्स को, लोग तो कहते हैं कि मिनिमम पेंशन 1000 है, लेकिन ऐसे भी लोग हैं हमारे पास, कुरैशी जानते होंगे, जिनकी पेंशन 1000 भी नहीं है। और मैं लगातार इस बात को उठाता रहा हूँ कि भाई 1000 जब आप मिनिमम पेंशन कह रहे हो, तो फिर उसमें भी इफ और बट लगा के 30-40 लाख लोग उससे ही बाहर हैं। उनको कितनी मिलती है? 250, 300, 500। ये तो 3000 मिल रही है इनको, शायद अभी रिसेंटली रिटायर हुए हैं, 3-4 साल ही हुए हैं। 3-4 साल हुए, इसलिए 3000 मिल रही हमारे अशोक कमांडर साहब की 4 सूत्री मांगे हैं। है। हाँ। 7,500 प्लस महंगाई प्लस मेडिकल और कम से कम 5,000। अब तो 9000 कर दिया। खबर यहाँ पे आ रही थी कि 9000 मांगने लगे सारे हाँ, लेकिन 9,000 पहले 7,500 तो दें, उसके बाद तो 9,000 होगी मतलब। आपको क्या लगता है कितना होना चाहिए पेंशन? पेंशन की कम से कम 50% तो होना चाहिए, हाँ। ताकि इनका गुजारा चल सके। क्योंकि 60 साल सेवा करते हैं, 40-50 साल सेवा करने के बाद जो पेंशन होती है इनको, तो इतना अमाउंट होना चाहिए। आजकल ऐसा माहौल आ गया, अभी हरियाणा में आपने एक किस्सा सुना था कि 3 बेटियां थीं, और उसको हरियाणा में एक बुजुर्ग को, बेचारे को, अंतिम दर्शन तक के लिए नहीं आई, और उसको ऐसे जैसे लावारिस की तरह उसका अंतिम दाह संस्कार हुआ। बेशक आश्रम के लोगों ने किया। तो जब बच्चे भी साथ नहीं दे रहे हैं, तो बुढ़ापे की लाठी तो पेंशन ही है। बिल्कुल बिल्कुल, पेंशन जो होती है ये उनके बुढ़ापे का सहारा ही है। हाँ। बच्चे आजकल वास्तव में कोई ध्यान देता नहीं है, और बच्चों को इस बात की परवाह भी नहीं है कि हमारे बाप है या नहीं। जबकि हिंदुस्तान एक ऐसा मुल्क है
कि यहाँ बुजुर्गों की, माँ बापों की और बुजुर्गों की सेवा करना अपना धर्म मानते हैं। लेकिन बहुत बच्चे आउट निकल गए हैं और ये सरकार आने के बाद में तो बहुत ही ज्यादा बच्चे आउट निकल गए। पहले तो इन्हें युवाओं को हर तरीके से मतलब हर झूठ बोलना, ताकत से दौड़ना और युवाओं का साथ दे के युवाओं को ऐसा कर लिया इन्होंने क्या रुपया की आवाज चेहरे पे देखो या मुंह से देखो या जबान से सुनो तो आवाज एक ही निकलती थी बीजेपी। लेकिन बीजेपी ने युवाओं को इस्तेमाल किया है। अभी देखो राम मंदिर में बीजेपी को इस्तेमाल करके कितनी चोरी कर ली, इतना बड़ा चोरी का आरोप उन पे लगा है। जबकि राहुल जी ने बोल दिया था कि चौकीदार चोर है, उसके ऊपर पूरे देश में इन्होंने आतंक मचा दिया था। लेकिन अब राम मंदिर में खुद के ही लोगों ने, बीजेपी लोगों ने चोरी की है और सैकड़ों करोड़ रुपए इन्होंने वहां से चुराए हैं। लेकिन अभी तक उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो, ना कार्रवाई करना चाह रहे हैं। मुझे दिखा ये पक्ष और विपक्ष से जब आप राजनीतिक बात करोगे, पक्ष और विपक्ष से बीजेपी वाले भी बहुत सारे कांग्रेस पे आरोप लगा देंगे। मेरा तो सीधा सा सवाल है कि भैया कांग्रेस के राज में भी पेंशनर दुखी था, ईपीएस 95, बीजेपी के भी राज में दुखी है और बीजेपी के राज में भी संसद में बहुत लोगों ने बोला कि भाई पेंशनर बढ़नी चाहिए। यहाँ तक कि वित्त मंत्री भी कह देते हैं रखेंगे, इस बात को रखेंगे। हाँ। बराबर। लेकिन ये मुद्दा क्यों नहीं बना रहे हैं? ईश्वर ने चाहा तो हम आज ही इस बात को रखेंगे और हमारे बड़े नेताओं से और राहुल जी के पास बात को हाँ, पहुंचाएंगे। ये मैं आपसे आश्वासन लेना चाहता था। पूछाएंगे हम इस बात को कि भैया ये मुद्दा बहुत बड़ा है, अगर साथ भी आकर और कुछ ऐसी आवाज उठाए ताकि पेंशनरों को सहारा मिले। मैं बस यही कहना चाहता था कि जब तक देश के बड़े नेता, विपक्ष, अपोजिशन पार्टी सब युवाओं की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं 30 करोड़ युवा हैं, तो 30 करोड़ के लगभग वृद्ध भी तो है इसमें। और हम बुजुर्गों को पहले अपने घर में सम्मान देते हैं, उनको पहली थाली उनको देते हैं, तो क्यों ना सरकार भी वही क्राइटेरिया अपनाए और बुजुर्गों को पहला हक उनका उनको दे, क्योंकि उनका तो जीवन जो था वो निकल गया। अब उनका जो वर्तमान है वो वर्तमान बड़ा कष्ट में है। बुढ़ापे में ही बीमारियां लगती हैं, बुढ़ापे में ही मेडिकल बिल्स बनते हैं, बुढ़ापे में ही अपने साथ छोड़कर चले जाते हैं, बुढ़ापे में ही कमाई के साधन बंद हो जाते हैं। सारी जब परेशानियां बुढ़ापे में आती हैं तो जो पेंशन लाठी है बुढ़ापे की, उसको क्यों तोड़ा जा रहा है और क्यों मिनिमम पेंशन इतनी कम बनती है, माफ करिए पेंशन इतनी कम बनती है कि मिनिमम पेंशन जैसी चीजें लागू करनी पड़ रही है सरकार को। या तो पेंशन का फॉर्मूला सुधार ले, बार बार हम कहते हैं इस फॉर्मूले को हटाओ, या फिर मैं तो ये कहता हूँ या फिर ये योजना ही खत्म करो ईपीएस 95 की। लोगों का पैसा बैंक में जमा कर दो, इतना ब्याज आ जाएगा। लोगों ने अंश अपना जमा करा रखा, उसी के ब्याज के पैसे दे दो बेचारों को तो पेंशन हो जाएगा। देखिए ये कह रहे हैं कि लोगों ने योगदान कर रखा है, अगर सरकार वो दे दे बराबर हम इस बात को रखेंगे और मालिक ने चाहा तो आज इस बात को रखेंगे और बराबर राहुल जी इस मुद्दों को लेकर आगे आएंगे और इस पे कोई ऐसी सफलता जरूर मिलेगी। अगर राहुल गांधी ने ये मुद्दा उठाया तो मैं कहता हूँ बिल्कुल आएंगे राहुल जी इस बात को बड़ी जोर शोर से साथ लेके आएंगे और इस पे आज से विचार करना चालू करेंगे और इस बात को हम राहुल जी तक आज ही पहुंचाएंगे। ईश्वर ने चाहा तो आज बात पहुंच जाएगी और बात को उठाएंगे। देखिए ये राहुल गांधी जी से मिलने जा रहे हैं और आज ये वादा करके भी जा रहे हैं कि भैया कि आने वाले समय में राहुल गांधी इस मुद्दे को बड़े जोर शोर से उठाएंगे जैसे युवाओं का उठा रहे हैं। और मुझे लगता है कि अगर एक बार राहुल गांधी ने पकड़ लिया ये मुद्दा तो फिर बीजेपी को करना ही पड़ेगा, क्योंकि बीजेपी की इस समय हालत पतली हो चुकी है। जिस तरीके से उस पर अटैक हो रहे हैं युवाओं के मुद्दे पर, अगर बुजुर्गों के मुद्दे पर भी घेरा जाएगा तो कम से कम विपक्ष का जो कंस्ट्रक्टिव रोल है वो सामने आएगा। सिर्फ किसी को गाली देने भर से, किसी बुराई कर देने भर से काम नहीं बनेगा। जनता से जुड़े हुए मुद्दों को प्राथमिकता देनी होगी। जैसे कि युवाओं का मुद्दा प्राथमिकता में दिया कांग्रेस ने, ऐसे ही अगर बुजुर्गों का मुद्दा भी प्राथमिकता में देंगे, जो ये कह रहे हैं कि मीटिंग में आज रखेंगे बात, तो जरूर उनको भी सफलता मिलेगी। क्योंकि इस देश की जनता की आवाज जो उठाएगा, इस देश के बुजुर्गों की आवाज जो उठाएगा, इस देश के युवाओं की आवाज जो उठाएगा, जो बनेगा, वही इस देश पर राज करेगा। आपको क्या लगता है?